हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ डी फार्म। हम लोग आज इस पीपीटी के माध्यम से डिस्कस करेंगे आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का लास्ट यूनिट या लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है थेरेपेटिक्स और पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो इस स्लाइड में और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि ब्लड क्या है, उसके पार्ट्स या उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और उसके कंपोनेंट्स की अगर प्रॉब्लम हो जाए, नॉर्मल रेंज से प्लस माइनस हो जाए, तो क्या पैथोलॉजिकल स्टेट्स हो जाएंगी। और सेम यूरिन के लिए कि यूरिन की नॉर्मली क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या कंडीशन होती है, और अगर चेंजेज होने लगे तो हमें क्या डिजीज़ यूरिन के प्रॉब्लम की वजह से महसूस होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। वैसे तो आप ब्लड जानते हैं, ब्लड हमारी बॉडी का एक लिक्विड टिश्यू है, ठीक है, एक ऐसा टिश्यू जो लिक्विड की फॉर्म में है, पूरी बॉडी के अंदर ये है, ठीक है। और ये ऐसा फ्लूइड है जो ह्यूमंस में भी है और साथ ही दूसरे एनिमल्स में भी है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। और इसका बेसिकली जो काम होता है वो होता है डिलीवर करना नेसेसरी सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी के अंदर, मतलब शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का इसका काम होता है। उनको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, या फिर प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सबको, और वाटर को भी, इन सबको सभी कोशिकाओं तक, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम ये करता है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, मतलब सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवा के ले जाने का काम ब्लड का होता है। लाता कहाँ से? लंग्स में से लेता है। जो हम श्वास लेते हैं वो हमारी लंग्स में जाता है, लंग्स में से वो श्वास ब्लड में चला जाता है, और वहाँ प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में होकर के हमारे सभी ऑर्गन्स को, सभी कोशिकाओं को हो जाती है। सेम ट्रांसपोर्ट भी करेगा ये किसका? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का, कि जितनी मात्रा में ये ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं को दे के आया है, उन्हीं सभी कोशिकाओं से उसकी जो वेस्ट CO2 है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ये वापस लेके भी आता है और बॉडी से एलिमिनेट करा देता है, निकाल के फेंक देता है। ब्लड में जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं उनकी सबकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है, एक निश्चित मात्रा होती है कि RBC इतनी होंगी, WBC इतनी होंगी, सब कुछ पहले से ही नेचर ने सेट करके दी हुई है रेंज। तो वो जो पर्टिकुलर रेंज है, वो जो कंसंट्रेशन है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस हैं, और वो सभी वो सब्सटेंस हैं जो हमारे हर एक टिश्यूज़ को चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे अनवांटेड केमिकल भी ब्लड के अंदर मौजूद रहते हैं जो हमारी कोशिकाओं को तो नहीं चाहिए, पर ब्लड का वो पार्ट है, उनको समय समय पर किसी और फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज उनको बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह का कोई भी चेंज अगर कंसंट्रेशन में हो जाए, ब्लड के जितने कंपोनेंट हैं अगर उनकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो जाता है, प्लस माइनस वो चीज़ें होने लगें, तो यूँ समझ लीजिए कि ब्लड की वजह से आपकी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि डिजीज़ आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्लड के एलिमेंट्स की, कि ब्लड के पार्ट या कंपोनेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो होते कौन कौन से हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है प्लाज्मा, जिसकी मात्रा होती है 55%, जितना टोटल ब्लड का 55% तो अकेले प्लाज्मा होता है। आप इस फिगर में, इस चित्र में देख सकते हैं कि जो येलो, डार्क येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है उसे प्लाज्मा बताया गया। और ये पाइप सा जो आप देख रहे हैं ये है ब्लड वेसल। एक ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसको काट कर दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्लड के कंपोनेंट उसमें बहते हैं, फ्लो करते हैं। तो जो येलो कलर का लिक्विड है दैट इज प्लाज्मा, 55%। प्लेटलेट्स बहुत कम मात्रा में होती हैं, 0.01% की प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी साइज में होती हैं। रेड ब्लड सेल या जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट या RBC कहते हैं वो 41% होती हैं, वो बिल्कुल लाल कणिकाएं होती हैं, गोल गोल सर्कुलर शेप की। और व्हाइट ब्लड सेल जो कि 4% टोटल ब्लड का हिस्सा होती हैं, इसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इस तरह की कोशिकाओं से ये सारा ब्लड हमारा मिलकर के बना होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? एक क्लियर स्ट्रो कलर्ड लिक्विड, यानी कि हल्का येलोइश कलर का लिक्विड होता है, जो कि पूरे ब्लड में 55% मात्रा में होता है। और अगर हम RBC, WBC, प्लेटलेट या सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दें तो ब्लड में से जो एक अलग पोर्शन बचेगा उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। यानी कि ब्लड, हमने उसमें RBC भी निकाल दी, WBC भी अलग कर दी, प्लेटलेट्स भी अलग कर दी, विटामिन, हार्मोन भी अलग कर दिए, सब कुछ निकालने के बाद जो हमारे पास पोर्शन बचा दैट इज 55% प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है ये टोटल ब्लड का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? केवल प्लाज्मा के अंदर इसमें वाटर होता है 95%, साल्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का काम करती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन जो ब्लड को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं, और ग्लूकोज होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, और CO2 भी मात्रा में रहती है इसमें कुछ, और ऑक्सीजन भी रहती है। तो ये सारे ब्लड के प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं। इसका काम क्या है? इट प्लेज ए वाइटल रोल
किसके लिए वाइटल रोल प्ले करता है? इट कीप्स इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो जरूरी पोषक हमारे तत्व होते हैं, उनके बैलेंस को बनाने का काम करता है और हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, या कोई भी ब्लड में डिसऑर्डर हो जाए, ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको मेंटेन करवाने में, उससे लड़ने में हमारी मदद करती है। दूसरा आता है एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। इन्हें हम रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। एक भी आरबीसी की अगर हम बात करें तो इनका लाइफ स्पान होता है 120 दिन का, मतलब 120 दिन तक ये अपनी फुल बर्थ से लेके मैच्योर होने के बाद डेड भी हो जाती हैं, उसके बाद ये डिस्कार्ड हो जाती हैं बॉडी से। तो ये टिपिकली सर्कुलर शेप की होती हैं, बाइकोनकेव डिस्क जैसी होती हैं, मतलब बीच में से चपटी दोनों तरफ से और सर्कुलर बाहर के सराउंडिंग से गोल, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। स्पेशली ह्यूमन के ब्लड की अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स के ब्लड में न्यूक्लियस होता है आरबीसी में, लेकिन ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। एरिथ्रोसाइट के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से उसका लाल रंग होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ब्लड की मेन प्रोटीन हीम और प्रोटीन के पोर्शन से मिलकर बनती है हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन प्रोटीन का पार्ट है। ये क्या प्ले रोल करती है कि एक तो ये ब्लड को लाल रंग का कर देती है, ब्लड जो है लाल रंग लगता है इसकी वजह से, और इसका मेन काम है हीमोग्लोबिन का लंग्स में से, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन को लाके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम ये मेनली ब्लड के अंदर आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वो करती है। लंग्स में से ऑक्सीजन को लाती है और शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम करती है, और जितनी मात्रा में वो ऑक्सीजन पहुंचाती है उतनी मात्रा में उन शरीर के टिश्यूज से, हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हमारे फेफड़ों के द्वारा ही शरीर से बाहर भी करवा देती है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है ब्लड के अंदर, अगर हम बात करें मेल्स की यानी कि पुरुष की, तो उनमें 13 से 14 ग्राम पर 100 ml, मतलब अगर हम 100 ml ब्लड लें तो उसमें 13 से 14 ग्राम तो हमारा केवल हीमोग्लोबिन होता है मेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर इसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है कि अगर आप 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 11 से 12 ग्राम अगर आपको हीमोग्लोबिन मिल जाता है, वो प्रोटीन मिल जाती है, तो मतलब ये नॉर्मल रेंज है। मेल में 13 से 14 ग्राम पर 100 ml, फीमेल में 11 से 12 ग्राम पर 100 ml, ये हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है। और नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना है टोटल हमारे ब्लड में? आरबीसी का जो काउंट है वो होता है 4.5 से लेके 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर अगर आपने ब्लड निकाल लिया तो उसमें 4.5 से 6 मिलियंस तक आरबीसी की संख्या पाई जाती है। अब ये आरबीसी जो होती है नॉर्मली तो इस साइज की होती है, इस तरह की होती हैं। ये जो आप गोल कणिकाएं देख रहे हैं, बीच में से थोड़ी चपटी सी, जहां पर हीमोग्लोबिन फिल है और चारों तरफ से सर्कुलर। लेकिन एक आरबीसी मैंने आपको इसमें ऐसी भी दिखाई है, ये है डिजीज, यानी कि ये डिसऑर्डर हो गया, आरबीसी का कोई प्रॉब्लम आ गया, जिसे सिकल सेल आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी की शेप चेंज हो गई है आरबीसी की वजह से, या यूं कह लीजिए कि आरबीसीज में, ब्लड के आरबीसीज के साथ क्या क्या एबनॉर्मलिटीज जुड़ी हुई हैं शरीर में, वो कौन सी बीमारियां हैं जो आरबीसी के इफेक्ट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उनमें एक तो मेन आता है आपका सबसे ज्यादा एनीमिया। एनीमिया क्या है कि एक ऐसी टोटल अमाउंट आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की ब्लड में, जो नॉर्मल रेंज है हमारी हीमोग्लोबिन की या आरबीसीज की, अगर वो अमाउंट हमारी ब्लड के अंदर कम होना शुरू हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए या आरबीसी की संख्या कम होना शुरू हो जाए, तो यूं समझ लीजिए कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी भी कम होने लगेगी। वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, यानी कि हाइपोक्सिया करना शुरू कर देगा हमारी कोशिकाओं में। तो ऐसी सिचुएशन को हम एनीमिया भी कह सकते हैं। अब ये एनीमिया होता क्यों है? ब्लड के लॉस की वजह से। अब ब्लड का लॉस तो किसी भी वजह से हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में पेप्टिक अल्सर हो गया हो, स्टमक में अल्सर हो गया हो, या आपको कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तब ब्लड निकल जाता है, या आपको जो फीमेल्स होती हैं उनको मंथली पीरियड्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके दौरान अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तब उन फीमेल्स को, और आपको मालूम भी है ज़्यादातर फीमेल्स में एनीमिया की सिचुएशन पाई जाती है क्योंकि उनको मंथली एक प्रॉब्लम रहती है जो नेचुरल प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो उस केस में भी एनीमिया हो सकता है, या किसी को पाइल्स हो जाए तब एनीमिया हो सकता है, या और भी कोई बहुत सारे रीजन्स होते हैं। मुख्य रीजन यही है। सिम्टम क्या है कि अगर किसी पेशेंट को अनीमिया हो गया तो उसे फटीग रहने लगेगी, बहुत ज़्यादा थकान, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीथलेसनेस, डिस्पेप्सिया होगा, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगा करेगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, उसको भूख कम लगेगी, डिजीनेस, उसको हमेशा नींद सी आई रहेगी, आंखों में प्रॉब्लम रहने लगेगी, आंखों की रोशनी भी जा सकती है धीरे धीरे, हेडेक रहेगा हमेशा, और इंसोम्निया, नींद की बीमारी, नींद न आना, ये प्रॉब्लम्स एनीमिया में हो जाती हैं। एनीमिया के कई सारे टाइप होते हैं। एक है मैक्रोसाइटिक, जिसे पर्नीशियस या मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। ये होता क्यों है? जब ब्लड में विटामिन B12, जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फोलिक एसिड की कमी होना शुरू हो जाए तो आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आरबीसीज का जो साइज है वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट बहुत कम रहता है। दूसरा है माइक्रोसाइटिक, जिसे हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं।
ये होता है ब्लड में जब आयरन की डेफिशिएंसी होने लगे तब ये प्रॉब्लम होती है। इसमें आरबीसीज का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने लगता है। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है तीसरा जो है, इसमें आरबीसीज डिस्ट्रक्शन होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। क्यों टूट रही हैं? क्योंकि या तो कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया है ब्लड में उसके इन्फेक्शन की वजह से, या मलेरिया हो गया पेशेंट को, या स्नेक बाइट जब होती है, सांप अगर किसी को काट लेता है तो उस सिचुएशन में होता क्या है, बॉडी क्यों मरने लगती है जल्दी? क्योंकि आरबीसीज टूटने लग जाती है। और आरबीसी टूटने का मतलब है इंसान को हाइपोक्सिया होने लगेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी कम पड़ जाएगी। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, ब्लड की जितनी भी कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, सबकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। और ये होता क्यों है? बोन मैरो डिग्रेड जब होना शुरू हो जाए, जब हमारी बोन मैरो का डिग्रेडेशन शुरू हो जाए। वो क्यों होगा? मान लीजिए कोई पेशेंट या कोई भी इंसान ज़्यादा समय तक किसी इरेडिएशन के संपर्क में आ जाए, एक्सरेज की किरणें उसमें ज़्यादा चली जाएं, या कोई केमिकल टॉक्सिसिटी हो जाए, तो बोन मैरो अगर डिग्रेड हुई इस तरह के किसी प्रॉब्लम से, तो आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। सिकल सेल कब होता है? सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, हसिया के आकार की हो जाती है, जो किसान जिससे चारा काटने का काम करता है उस जैसी जो हो जाती है। अभी मैंने पीछे आपको डायग्राम में दिखाया था। वो क्यों हो रही है? फॉल्टी हीमोग्लोबिन की वजह से, कि आपके शरीर में, ब्लड में हीमोग्लोबिन फॉल्टी पैदा होना शुरू हो गया है, जो कि एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से बच्चे को भी ये आ जाता है। फिर एक बीमारी होती है बीटा थैलेसीमिया। ये कब होता है? जब आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होना शुरू हो जाए। वैसे तो आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होना शुरू हो जाए और वो इमेच्योर बनना शुरू हो जाए, मैच्योर ना हो, तो ब्लड के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी बनने लगेगा। और ये बहुत ही थिन होती हैं और फ्रेजाइल होती हैं, टूट जाती हैं, बहुत पतली सी बनेंगी और टूट जाएंगी जल्दी जल्दी। ये भी एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है। एक होती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा? आरबीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। अब एक यहाँ टेस्ट होता है ESR जिसको कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। कई बार जब डॉक्टर पैथोलॉजी रिपोर्ट कराता है ब्लड की, तो वो ESR का टेस्ट करवाता है। जब भी बॉडी में फीवर ज़्यादा होगा या इन्फेक्शन किसी भी तरह का ब्लड में आएगा तो ESR टेस्ट कराना पड़ता है, जिसे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या आरबीसी सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। यानी कि ESR एक ऐसा टेस्ट है ब्लड का जिसमें हम इरिथ्रोसाइट के सेटल होने की क्षमता नापते हैं, कि जो आरबीसी हैं अगर हम उन्हें एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और उनको हम किसी एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स करा के, यानी हिपेरिन और वारफरिन नाम के एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड को जमने ना दें, उनके साथ इसका घोल बना के, और घोल भी कितने का, हमें 2 ml ब्लड लेना है और उसमें एंटीकोएगुलेंट डालना है 3-4 ड्रॉप, और उसको डिजोल्व करा के ग्लास रोड से हमें टेस्ट ट्यूब में लगा के रख देना है, बस ऐसे ही। तो हमें ये नोट करना होगा कि 1 घंटे में कितनी आरबीसी की मात्रा हमारी बॉटम में नीचे सेटल हो गई, नीचे सेडिमेंट कर गई, नीचे बैठ गई और ऊपर हमारा क्लियर लिक्विड रह गया। नॉर्मली आरबीसीज जो हैं वो बहुत धीरे धीरे सेटल होती हैं, लेकिन अगर आरबीसीज का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आरबीसी रप्चर हो जाए, या उनमें न्यूक्लिएशन हो जाए, या आरबीसीज डिसऑर्डर्ड हो जाए, तो वो बहुत तेज़ी से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। तो अगर फास्टर रेट है तो समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर आपकी इन्फ्लामेशन आ गया है। मतलब अगर वो बहुत जल्दी जल्दी सेटल हो रही है, नीचे बैठ जा रही हैं बॉटम के अंदर, तो मान लीजिए आपको इन्फ्लामेशन बॉडी में पैदा होना शुरू हो गया है। नॉर्मली ESR को नापा जाता है वेस्टरग्रेन मेथड और विंट्रॉप मेथड से। वेस्टरग्रेन मेथड का मतलब है कि इसमें हमने जो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया 2 ml, हमने देखा कि वो 1 घंटे में अगर 3 से 5 मिलीमीटर तक सेटल डाउन हो गया तो उसे नॉर्मल रेंज कहा जाएगा मैन के लिए, और वुमेन और चिल्ड्रन के ब्लड में 4 से 7 मिलीमीटर 1 घंटे में वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए। और विंट्रॉप मेथड कहता है कि मैन के केस में 0 से 9 मिलीमीटर 1 घंटे में बैठ जाना चाहिए, नीचे सेटल डाउन हो जानी चाहिए आरबीसीज, और वुमेन और चिल्ड्रन के केस में 0 से 20 मिलीमीटर 1 घंटे में वो सेटल डाउन हो जानी चाहिए। इसमें बेस्ट वेस्टरग्रेन मेथड होता है, आपको ये कॉलेज में करके भी दिखाया जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए ESR की वैल्यू बढ़ी हुई मिली है, जो नॉर्मल रेंज अभी मैंने आपको बताई, तो क्या इंडिकेशन है इसके? अगर ESR बढ़ा हुआ मिला तो हो सकता है कि पेशेंट के, मतलब जो लेडी है उसको प्रेगनेंसी आ गई है, या मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, या रूमेटिक फीवर हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस उसके बॉडी में पल रही है, या उसको एनीमिया हो गया है, या कुछ ड्रग्स की पॉइजनिंग हो गई है, ड्रग डिपॉजिट हो गए हैं, या हो सकता है अगर ESR बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ तो मे बी कि पेशेंट को कैंसर हो गया हो। और डिक्रीज्ड ESR के कंडीशन में, वैसे तो अनकॉमन स्टेट है, ये होती नहीं है ESR की मात्रा नॉर्मल से कम, लेकिन अगर बाई चांस हो भी रही है तो वो कौन सा केस होगा? या तो पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया हो जाए जब आरबीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या फिर हार्ट फेलियर हो जाए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ऐसे केसेस में ये टेस्ट को दे सकते हैं आपकी। ये जो है ये नॉर्मली हमने ब्लड को 2 ml ब्लड लेकर टेस्ट ट्यूब में भर के रख दिया, और 1 घंटे बाद हमने देखा कि आरबीसी सेटल डाउन होगी तो कितने mm हो गई वो, और बाकी जो ऊपर रहेगा वो क्लियर प्लाज्मा लिक्विड हमारा अलग बचेगा। नेक्स्ट कोशिकाएं होती हैं ल्यूकोसाइट या WBC जिनको कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स।
ये बड़ी लार्ज होती हैं शेप में, कलरलेस होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है और ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती हैं, मतलब हमारी बॉडी में बॉडी डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करती हैं। अब ये जो हमारी WBCs होती हैं, इसको हम जो रेंज नापते हैं इसकी, वो नापते हैं TLC की फॉर्म में, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और वो रेंज क्या है 4000 से 11000 पर ml ऑफ ब्लड। मतलब अगर आप 1 ml ब्लड का निकालें तो उसमें 4000 से 11000 की रेंज में, इतनी संख्या में आपको TLC मिलेंगी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये नॉर्मल वैल्यू है। और TLC जब बच्चे की बर्थ होती है तो उस समय 1 ml ब्लड में 20000 TLC होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 2 हफ्ते का होता है तो इनकी संख्या कम होना शुरू हो जाती है और 5 से 10 साल की एज का जब वो बच्चा हो जाता है तब जाके उनकी जो रेंज है वो 4 से 11000 पर ml की हो जाती है, जो कि नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अब ये ल्यूकोसाइट के टाइप होते हैं बेसिकली 2, एक तो ए ग्रैनुलर और एक ग्रैनुलर, यानी कि जिसमें ग्रैनुलोसाइट पाई जाए उन्हें ग्रैनुलर कहेंगे और जिनमें ग्रैनुलोसाइट्स नहीं होती उन्हें ए ग्रैनुलर कहेंगे। ए ग्रैनुलर के 2 टाइप हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 25% और मोनोसाइट 3 to 8%। इसमें भी लिम्फोसाइट के 3 टाइप है, टी सेल, बी सेल और NK सेल। और ग्रैनुलर के 3 टाइप हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। बेसोफिल 0.5 से 1%, न्यूट्रोफिल 7 से 70%, इयोसिनोफिल 2 से 4%। और ये इनकी शेप है, इनकी कोशिकाओं के ये पिक्चर्स हैं किस तरह की ये होती है। सबसे पहले लिम्फोसाइट की हम बात करेंगे। तो लिम्फोसाइट में जो हमारी ये अभी हमने ल्यूकोसाइट पढ़ी, इसमें एग्रोनुलर में लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट 20 से 25% है। ये बेसिकली बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में डायरेक्टली रिलीज हो जाती हैं। 2 तरह की ये होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, जितनी भी लिम्फोसाइट बॉडी में मौजूद है उसका 75% हिस्सा तो टी लिम्फोसाइट होती हैं और बाकी की बची हुई पी लिम्फोसाइट होती हैं। ये थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करती हैं, लड़ने का काम करती हैं। अगर ब्लड में कोई बैक्टीरिया आ जाए, बॉडी के अंदर कोई प्रोटोजोआ वायरस या फंजाई आ जाए, उसके अगेंस्ट ये अपनी प्रतिरोधक क्षमता दिखा के उसको नष्ट करने का काम करती हैं। और बी लिम्फोसाइट जो है वो सिंथेसिस करती हैं एंटीबॉडीज का, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। बॉडी में एंटीजन को पहचान कर उसके खिलाफ उसी की तरह की एंटीबॉडी बनाने का काम बी सेल करती हैं या बी लिम्फोसाइट करती हैं, यानी कि ये भी हमारी इम्यूनिटी बनाने का काम करती हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में अभी ए ग्रैनुलर का दूसरा पार्ट लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट। मोनोसाइट की संख्या जो है वो ब्लड में 2 से 8% होती है नॉर्मल काउंट, और इसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, कि मतलब सपोर्ट करती हैं ये लिम्फोसाइट को। फिर इसके बाद आते हैं ग्रैनुलर। ग्रैनुलर के 3 पार्ट थे, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसिफिल। न्यूट्रोफिल जो कि 50 से 70% तक की काउंट में होती है ब्लड में, और इनका काम है बैक्टीरिया को इंजेस्ट करना, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना, यानी कि फैगोसाइटोसिस की तरह ये बन जाती हैं और खुद ही बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। इयोसिनोफिल 1 से 4% होती हैं ब्लड में, और ये भी फैगोसाइटोसिस की तरह है, और एलर्जी के टाइम पर ये अपना एक्शन शो करती हैं। जब बॉडी में एलर्जी आ जाती है तो उसको खत्म करने का काम करती है। ये बेसोफिल्स जो है वो 1% से भी कम होते हैं संख्या में, ये भी फैगोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं, और बेसिकली ये ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, कि अगर बॉडी में ब्लड ज़्यादा जमना शुरू कर दे, उसका थक्का ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो ये उसको रोकने का काम करते हैं। अब WBC की वजह से या WBC के साथ जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो क्या क्या हैं। एक तो एड्स, नाम आपने सुना होगा, बहुत कॉमन बीमारी, मतलब बहुत ही कॉमन नेम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक समय ऐसा आया था जब वर्ल्ड में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हुई थी, जैसी आज कोरोना को लेकर हो रही है, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक ये प्रॉब्लम थी। ये इसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल है, HLTV-3, जिसे ह्यूमन लिम्फोसाइट टी वायरस 3 कहते हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर ये वायरस किसी की बॉडी में आ गया तो उसे एड्स हो जाएगा। ये बेसिकली जब वायरस घुस जाता है तो करता क्या है, ये टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होंगी तो मतलब आपकी सेलुलर इम्यूनिटी भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जब किसी को एड्स का वायरस बॉडी में घुस जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो पेशेंट की जो जान जाती है वो बेसिकली इस वायरस के प्रॉब्लम से नहीं गई, इस वायरस की वजह से जो हमारी टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हुई, उनकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी बेकार हो गई, उस वजह से पेशेंट की जान चली जाती है। फिर एक बीमारी है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब है कि जब TLC जो टोटल ल्यूकोसाइट है हमारी, उनकी संख्या 50,000 से भी ज़्यादा हो जाए। 1 ml ब्लड आपने निकाला और उस 1 ml ब्लड में 50,000 से भी ज़्यादा संख्या आपको अगर TLC की मिल रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में ल्यूकीमिया हो गया, जिसे हम एक कैंसरस कंडीशन भी मानते हैं। यहाँ हम ml को क्यूबिक मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, तो या तो आप 50,000 पर ml कह लीजिए या 50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर भी कह लीजिए ब्लड का। फिर एक बीमारी है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया इसका ल्यूकीमिया का उल्टा है, कि अगर हमारी TLC की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए, कितनी, 4000 से भी कम रह जाए पर ml ऑफ ब्लड में,
तब आपको बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम महसूस होंगी कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ जाएंगे, या यूँ कह लीजिए जब बहुत सीवियर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली टीएलसी की संख्या घटना शुरू हो जाती है। या यूँ कहिए कि जब आप बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक किसी वजह से आप फंस गए और आपको खाना ना मिले, स्टारवेशन की सिचुएशन बॉडी में हो जाए, जब आपको खाना बहुत दिन तक नहीं मिला हो, किसी वजह से आप भूखे हैं बहुत दिन से, तब भी ये टीएलसी टूटना शुरू कर देती हैं और कम हो जाती हैं संख्या में। या जब बोन मैरो डिप्रेशन होना हो जाता है, किसी भी वजह से बॉडी में बोन मैरो डिप्रेशन हो जाए। एक प्रॉब्लम है ल्यूकोसाइटोसिस। ये कब होती है? जब टीएलसी की संख्या 11,000 से ज़्यादा हो जाए। 11,000 से ज़्यादा मतलब 12, 13, 14, 15, 20, 25,000 तक अगर इस तरह की संख्या बढ़ रही है तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस है। यानी कि ये कब होगा? जब प्रेगनेंसी होती है किसी को, या मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, या लैक्टेशन, जब मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होता है फीमेल के ब्रेस्ट में, या फिर कोई बॉडी में इन्फेक्शन आ जाए, तब ये सिचुएशन होती है। बेसिकली ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर एक प्रॉब्लम है न्यूट्रोफिलिया। ये तब होगी जब आपकी न्यूट्रोफिल की काउंट बढ़ जाए शरीर के अंदर, और कभी इन्फेक्शन हो गया या टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो गया, तब ये ऐसा होगा। एक है न्यूट्रोपिनिया, जब आपको न्यूट्रोफिल की काउंट डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जैसे वायरल इन्फेक्शन में, टाइफाइड फीवर में हो जाता है अक्सर। एक प्रॉब्लम है ईओसिनोफिलिया। इसमें ईओसिनोफिल की काउंट बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाता है ईओसिनोफिल की संख्या, जो कि कब होगा? एलर्जिक कंडीशन में, जब आपको एलर्जिक होगी, या वॉर्म इन्फेस्टेशंस, यानी कि जब आंत्रकृमि या फीताकृमि या एस्केरिस वगैरह इंटेस्टाइन में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तब ईओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। लास्ट इसमें ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनका भी नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। डेंगू फीवर जब चला था तो प्लेटलेट्स का कम होना उसमें एक कॉमन बात पाई जाती है। ये कैसी होती हैं? ये ओवल शेप होती हैं, स्पिंडल होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं और वेरी स्मॉल सेल होती हैं। 2 से 4 माइक्रोन का साइज होता है इनका, बस 2 से 4 माइक्रोन तक। तो ये वेरी स्मॉल सेल है, फ्रेजाइल है, यानी कि बहुत जल्दी ये बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं है, स्पिंडल टाइप की हैं और ओवल हैं। ये जो चित्र आप वाइट वाला ये देख रहे हैं, इस तरह की ये होती हैं। इनका काम है ब्लड के अंदर क्लोट का फॉर्मेशन करना, मतलब ब्लड को सिर्फ उतना क्लोटिंग रखना, उतना जमा के रखना कि जब कभी कोई घाव हो जाए या किसी तरह की कोई कटिंग हो जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्लीडिंग को ऑटोमेटिकली रुकने का फिनोमिना मिले। या आप मान लीजिए कहीं भी कट लग गया और ब्लीड वहाँ से होने लगे, तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिला बहुत समय तक और आपने वहाँ कुछ भी नहीं बांधा, पट्टी भी नहीं कराई, ड्रेसिंग भी नहीं कराई, तब भी आप देखते हैं कुछ समय बाद वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेटलेट्स की वजह से। नॉर्मल रेंज है इनकी 1 ml ब्लड में 3 लाख इनकी संख्या होती है। 1 ml ब्लड लीजिए, उसमें 3 लाख तक इनकी रेंज पाई जाएगी। और आपको मालूम है डेंगू के केस में ये क्या हो जाता है? अचानक ही घटते घटते 1 लाख, 80,000, 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 तक रहना शुरू हो जाती है। मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम, पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगेगी बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेटली कई पेशेंट की तो डेथ हो गई है डेंगू से, जिसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है प्लेटलेट्स की, जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो है एक तो हीमोफीलिया, कि अगर मान लीजिए बॉडी में ब्लड में एब्सेंस हो जाए फैक्टर 8 की, तो जो कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट के साथ हमारे साथ होता ही है, लेकिन अगर वो ना हो तो ब्लीडिंग जो है वो कभी भी रुकेगी नहीं, जिस बीमारी को